नमस्कार। एजलाइट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाते हैं और इन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज इस पर्टिकुलर एरिया की चाहिए। साथ ही साथ किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या एडमिनिस्ट्रेशन का विंग रहा, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन था और उस समय देश में बैकग्राउंड में क्या चला हुआ है, ये सारी चीज़ों को अगर डिटेल में ध्यान में देंगे तो हमें उन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री किस पर्टिकुलर टाइम फेज को कहा गया। देश की आज़ादी के बाद कुछ पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को बनाया गया और किस तरीके से चलते चलते आगे एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से हम यूनियन टेरिटरी बनते हैं, टेरिटोरियल काउंसिल को हम देखते हैं, किस तरीके से विधानसभा आती है, लोकतांत्रिकरण हमारे प्रदेश में होता है, कुछ ज्योग्राफिकल रीएडजस्टमेंट्स हम करते हैं, कुछ एरियाज को मर्ज करते हैं और अल्टीमेटली किस तरीके से हमारी जिलों की संख्या, जो कि बनने के समय 4 जिला हमारे प्रदेश में हुआ करते थे और आज के स्टेटस को अगर हम देखेंगे तो 12 जिला हमारे प्रदेश में है। तो इस पर्टिकुलर टाइम फेज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करते हैं। ये जानना जरूरी है कि देश के आजादी के समय कुछ पहाड़ी रियासतें जो मिलाकर मर्ज करने की कोशिश की गई हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए, उन पहाड़ी रियासतों में 2 सेक्शंस काम करते थे। एक राजशाही जो कि प्रिंसली स्टेट्स के ओनर्स माने जा सकते हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक सेक्शन था जिसको प्रजामंडल या फिर उसके लीडर्स को प्रजामंडलिस्ट कहा गया। ये प्रजामंडलिस्ट जो हैं, इनका ये मानना था कि जो पावर का ट्रांसफर है वो राजशाही से लोकतांत्रिक सिस्टम या फिर जनता के नुमाइंदों की तरफ आए और प्रजामंडल मूवमेंट में यही काम हुआ इससे पहले भी कि जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं वहां पर राजाओं के साथ साथ लोगों का शासन हो, लोक शासन हो, जिसको लोकतंत्र भी कहा जाएगा। तो इससे पहले, देश की आजादी से पहले, हिमाचल प्रदेश में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल, जिसमें कि शिमला हिल से लेकर गढ़वाल हिल्स तक के सभी लीडर्स जो प्रजामंडल्स है वो इसके अंडर काम करते थे। हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। तो हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के अंडर जितने भी शिमला हिल से लेकर गढ़वाल हिल्स के बीच में प्रजामंडल मूवमेंट्स थे, वो प्रजामंडल इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे थे। ग्रेजुअली इन पर्टिकुलर एरियाज में शिमला हिल्स का थोड़ा वर्चस्व ज्यादा था, इसकी वजह से गढ़वाल हिल्स के जो लोग थे वो अपने आप को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अलग करते हैं और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल हिल्स में काम करने लगती है जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश सब रीजनल काउंसिल। हिमाचल प्रदेश सब रीजनल काउंसिल। अब ये सब रीजनल काउंसिल आराम से आगे चलते हुए इस तरीके से काम करती है कि जहां जहां भी प्रजामंडल मूवमेंट्स है उसको एक्सेप्टेंस, वहां का राजशाही परिवार जो है उसको एक्सेप्टेंस दे ताकि लोकतांत्रिकरण उस पर्टिकुलर एरिया का हो सके। इसके साथ अगर आप इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ने कहा कि भारत को 2 डोमिनियंस में डिवाइड किया जाएगा जिसका नाम है इंडिया और पाकिस्तान। और साथ ही साथ जितने भी राजशाही हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे भारत को ज्वाइन करें चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और इन डोमिनियंस को गवर्न किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये कहता था कि या तो गवर्नर प्रोविंसेस होंगे या फिर कुछ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज होंगी जिनको हम कहते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ये सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी इसलिए कही गई क्योंकि सेंटर का एक नुमाइंदा जिसको चीफ कमिश्नर कहा गया वो आके यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। और 15 अप्रैल
1948 को 15 अप्रैल 1948 को शिमला हिल्स की 26 पहाड़ी रियासतों को और पंजाब हिल्स की 4 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। तो इस तरीके से सबसे पहले ये हमने देखा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश बनता है। आगे चलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का ये पूरा सा एक मैप है, आप अलग अलग फेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, एक पर्टिकुलर फेज रहा जहां पर हम पार्ट सी स्टेट थे। पार्ट सी स्टेट क्या होता है हम आगे देखेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। यूनियन टेरिटरी के बाद जो मैं बात कर रहा था पहले कि कुछ ज्योग्राफिकल ओवरहॉलिंग हमारे प्रदेश में हुई, कुछ एनक्लेव्स को मर्ज किया गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की रीएडजस्टमेंट हुई, वो सारा एक पर्टिकुलर टाइम फेज में होता है। यहां से लेकर 1966 में बहुत बड़ा सेक्शन हिमाचल प्रदेश में लाया गया पंजाब हिल्स से लेकर, और अल्टीमेटली इन 1971 हमें पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला और दोबारा से ज्योग्राफिकल रीएडजस्टमेंट होती है। 1972 में हम आज के प्रेजेंट स्टेटस में जो हमारा ज्योग्राफिकल आउटरीच है वो 1972 में उस तरीके से बनता है। ये आपके लिए एक मैप है, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा काम आएगा बाद में। आगे चलते हैं। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश जब बना तो शिमला हिल्स की 26 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर और पंजाब हिल्स की 4 रियासतों को मिलाकर, जिनका नाम है चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। 4 जिले उस समय हुआ करते थे, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। जो स्टेटस हिमाचल प्रदेश को उस समय दिया गया उसको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कहा गया। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया था। उस सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया को रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए एक चीफ कमिश्नर, सेंटर का नुमाइंदा वहां पर हुआ करता था, और एडवाइजरी काउंसिल एक उस चीफ कमिश्नर की हुआ करती थी, जिसमें कि उस समय 3 पहाड़ी रियासतों की राजशाही, जिनका नाम है मंडी, चंबा और बघाट, और कुछ जनता के नुमाइंदे, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो उस समय प्रजामंडल मूवमेंट में काफी ज्यादा एक्टिव थे, उन लोगों को यहां पर मर्ज किया गया। एक तरीके से कंसिलिएटरी पोस्चर अपनाया गया कि जो पहाड़ी रियासतें हिमाचल प्रदेश में मिल रही हैं उनको भी रूलिंग में थोड़ा सा सहायता, उनको भी रूलिंग में मर्ज किया जाएगा, और साथ ही साथ जनता का जो नुमाइंदा है उसको भी यहां पर मर्ज किया गया। और जो पहले चीफ कमिश्नर हमारे प्रदेश के थे उनका नाम था एनसी मेहता, उनके डेप्यूटी थे ई पैंडरल मून। ई पैंडरल मून प्रदेश के सेकंड चीफ कमिश्नर भी बने, और इनके बाद 3rd चीफ कमिश्नर जो बने उनका नाम था भगवान सहाय। उनका नाम था भगवान सहाय। तो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना, पहले चीफ कमिश्नर एनसी मेहता और सेकंड ई पैंडरल मून जो कि उनके डेप्यूटी भी थे, और तीसरे चीफ कमिश्नर भगवान सहाय बने। थोड़ा सा मैप पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये डार्क जो सेक्शन है ये आपके पास हिमाचल प्रदेश की, ये शिमला हिल्स का सेक्शन है, ये शिमला हिल्स का सेक्शन है, और ये कुछ आपके पास पंजाब हिल्स के एरियाज को मर्ज किया गया। ध्यान देने लायक बात यह है कि शिमला हिल्स में से हिंडूर को अलग किया गया था। हिंडूर के जो राजा उस समय थे वो पटियाला के राजा से काफी ज्यादा फ्रेंडली थे। उन्होंने ये डिसाइड किया अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ हिंडूर, ये चीज डिसाइड की कि वो मर्ज करेंगे पटियाला के साथ। तो आप ये जो ग्रीन सेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी ये बिलासपुर है जो अलग रखा गया, और ये पिंक जो सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके पास नालागढ़ का सेक्शन है, और इसी के साथ लगता हुआ सेक्शन जो है बिलासपुर है। बिलासपुर को एक अलग चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस रखा गया था अंटिल इट्स मर्जर इनटू हिमाचल प्रदेश इन 1954। इसको भी आगे देखेंगे। तो ये कुछ एरियाज थे, ये हिमाचल इस तरीके से यहां पर रहा, पेप्सू और पंजाब हमारा नेबरिंग स्टेट रहा, और ग्रेजुअली ये देखिए आप इसके बाद बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया, पेप्सू को पंजाब में मर्ज कर दिया गया, और अल्टीमेटली आज हम प्रेजेंट स्टेटस में आते हैं जहां पर हमारे पड़ोसी राज्य की ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो यहां पर क्लियरली दिख रही है। देश की आजादी के साथ ही मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, यह कहा गया कि दोनों ही डोमिनियंस को, इंडिया और पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली गवर्न किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस उन दोनों का ही संविधान बन जाता है। ऐसा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ने कहा।
और संविधान बनने के बाद हमारे देश में गवर्नर प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो दर्जा पहले दिया गया था उनको अबॉलिश करते हुए 4 कैटेगरी स्टेट्स की बना दी गई, ए बी सी डी, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। हिमाचल प्रदेश 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951 के अकॉर्डिंगली एक पार्ट सी स्टेट बना, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाया जाएगा और उस पार्ट सी स्टेट की अपनी खुद की एक विधान सभा होगी। तो हो क्या रहा है यहां पर, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थे हम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के अंडर, अब वहां से हम एक पार्ट सी स्टेट बने, सेंटर का इंटरफेरेंस है बट फिर भी हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है पावर्स की। एक विधानसभा दे दी गई और वो विधानसभा अब जनता के लिए काम करेगी। वो इलेक्ट होके इलेक्टेड बॉडी, इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो इलेक्टेड बॉडी होगी। और इस पार्ट सी स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका नाम था मेजर जनरल एमएस हिम्मत सिंह जी। नाइनटीन 52 में इलेक्शंस हुए विधानसभा के लिए। विधानसभा की जो स्ट्रेंथ थी वो 36 मेंबर्स की असेंबली हमारी प्रदेश की विधानसभा थी। 36 मेंबर्स में से 24 सीट्स जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती। उसके अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी 3 जीतती है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1 सीट जीतती है और काफी सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स, 8 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हिमाचल प्रदेश में आते हैं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आते हैं। साथ ही साथ ये जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने एक कॉमन ऑपोजिशन फ्रंट बनाया जिसका नाम था हिमाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट, या फिर HDF। कांग्रेस 24 सीट्स जीतने के बाद कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है वो बनाया गया। डॉक्टर वाई.एस. परमार प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, साथ में ही उनके साथ पंडित पदम देव और गौरी प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह मिली। और पहले स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो है वो पंडित जयवंत राम थे। पंडित जयवंत राम पहले स्पीकर थे। साथ ही साथ पहली विधानसभा का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो प्रदेश में कनेक्टिविटी को डेवलप करने का रहा। प्रदेश में कनेक्टिविटी को डेवलप किया गया, अलग अलग रोड्स बनाए गए, उन रोड्स की मेंटेनेंस पे ज्यादा फोकस किया गया ताकि हिमाचल प्रदेश के हर एक हिस्से को कनेक्ट किया जाए मेन स्ट्रीम एरियाज के साथ। आगे चलते हैं। देश की आजादी के बाद ही 1947 के बाद ही देश में कुछ रीऑर्गेनाइजेशन जो चली थी, लिंग्विस्टिक बेसिस भी उनका कहीं कहीं रहा कि भाषा के आधार पर देश के राज्यों को मर्ज किया बनाया जाए। उस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाते हुए सबसे पहला जो लिंग्विस्टिक स्टेट बना उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट बनने के बाद ये डिमांड और ज्यादा तेज हो गई कि आप जितने भी प्रदेश है वो जो लिंग्विस्टिक बेसिस से प्रदेश को बनाना चाहते थे, उन्होंने ये डिमांड को और ज्यादा तेज कर दिया और अल्टीमेटली सरकार ने एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 में। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का काम ये था कि ये देखा जाए कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ एरियाज को मर्ज किया जाए या फिर अलग अलग जो डिमांड्स आ रही थी उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 2 भाग थे। एक भाग ये मानता था कि हिमाचल प्रदेश को पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ मिला देना चाहिए। वो हालांकि बहुत ही छोटा नंबर था बट उनका ये कहना था कि हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य पार्ट सी स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य पार्ट सी स्टेट है वो एक तरीके से सेंट्रल एक्सचेकर केंद्र के खजाने के ऊपर बोझ है। वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है और रेवेन्यू जनरेशन पे कंट्रीब्यूट ना करवाने की वजह से वो एक तरीके से बोझ का काम कर रहा है। अगर हम पंजाब से मिलते हैं तो हमारा डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव जो है वो और ज्यादा वाइड हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरा जो धड़ था वो ये मानता था, जितने भी हमारे प्रजामंडल के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनका ये मानना था कि हिमाचल प्रदेश की सेपरेट आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है।
हिमाचल प्रदेश की सेपरेट आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हिमाचल प्रदेश को किसी पड़ोसी राज्य के साथ अगर मिलाया जाए, जैसे कि मान के चलते हैं अगर पंजाब के साथ मिलाया जाता तो पंजाब में एक और माइनॉरिटी प्रॉब्लम आ जाती। 10 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी, वो एक बहुत बड़े प्रदेश में एक माइनॉरिटी प्रॉब्लम के तरीके से काम करती। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो प्रशासनिक डिमांड्स छोटे प्रदेश में है, छोटे प्रदेश में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है, वो एक बड़े प्रदेश में नहीं होगा। और जो हिमाचल प्रदेश की जनता है, जिनको सरकार का बहुत ज्यादा जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए, वो डेवलपमेंट पंजाब में मर्ज होने की वजह से हमें नहीं मिलेगी। हम इसी तरीके से बैकवर्ड रहेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक सेपरेट आइडेंटिटी को मेंटेन करना हिमाचल प्रदेश की। इसी थॉट प्रोसेस को डॉक्टर वाई.एस. परमार प्रेजेंट करते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने। डॉक्टर फजल अली जो थे, फजल अली का ये मानना था कि उन्होंने डॉक्टर परमार की बात को समझा और ये कहा कि भाई आप एक सेपरेट आइडेंटिटी को मेंटेन करना, हमारे लिए हिमाचल प्रदेश की सेपरेट आइडेंटिटी को मेंटेन करना जरूरी है। ऑन दी अदर हैंड कुंजरू और पनीकर जो हैं, जो 2 और मेंबर्स थे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, उनका ये मानना था कि हिमाचल प्रदेश को मर्ज कर दिया जाना चाहिए पंजाब के साथ। Ultimately, decision was left up to the central government, and States Reorganization Act 1956 and the 7th Amendment Act 1956 के accordingly जो कैटेगराइजेशन इससे पहले थी ABCD, इस कैटेगराइजेशन को खत्म करते हुए 2 किस्म कैटेगरी के स्टेट्स बनाए गए, जिनको एक को स्टेट्स कहा गया और दूसरे को सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी या फिर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बनता है। 1956 में हिमाचल प्रदेश को एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी या फिर एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। ये चीज देखिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या फिर नए स्टूडेंट्स के लिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किस समय हम यूनियन टेरिटरी बने, किस समय हम एक टेरिटोरियल काउंसिल बने। बट अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, कैसे हुआ। तो उसी दौरान हमारा स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। पार्ट सी स्टेट से चेंज करके हमें एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हमारा सेपरेट स्टेटस तो मेंटेन किया गया, एक सेपरेट स्टेटस तो हमें मेंटेन करके रख दिया गया, बट हमारी विधानसभा को ले लिया गया और विधानसभा की जगह हमें एक अलग सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ा, जिसको टेरिटोरियल काउंसिल कहा गया। ये टेरिटोरियल काउंसिल के पास विधानसभा जितनी पावर्स तो नहीं थी, बट एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया में जितनी पावर्स होनी चाहिए थी उससे काफी ज्यादा एक टेरिटोरियल काउंसिल को उस समय पावर्स दी गई थी। इसी के साथ साथ 1954 में पहले हमने देखा था कि 1948 से लेकर 54 तक हिमाचल प्रदेश का एक जिला, जो आज जिला बिलासपुर है, वो अलग चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस की तरह एग्जिस्ट करता था। अल्टीमेटली 1954 उस जिला को भी हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया, और उस जिला को मर्ज करने के साथ हमारा एरिया जो है तकरीबन 28,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो गया। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, जो उस समय 36 मेंबर्स की विधानसभा थी, जिसमें 1952 में इलेक्शंस हुए थे, वो विधानसभा का नंबर, मेंबर्स का नंबर इंक्रीज होके 41 मेंबर्स हो गया। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को मर्ज किया गया और हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले के रूप में बिलासपुर सामने आता है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर टाइम फेज में फ्रीडम फाइटर संतराम कांगा का नाम भी काफी ज्यादा लिया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात यूनियन टेरिटरी की आती है। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी विद अ टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया। 1 नवंबर 1956 में हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर एक टेरिटोरियल काउंसिल के रूप में सामने फंक्शन करना शुरू करते हैं। ठाकुर करम सिंह जी जो है पहले चेयरमैन टेरिटोरियल काउंसिल के थे, और साथ ही साथ विद्याधर जी जो है पहले वाइस चेयरमैन थे। और टेरिटोरियल काउंसिल क्योंकि एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी था, इसीलिए केंद्र के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा बजरंग बहादुर सिंह जी के रूप में हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन उस समय आते हैं। आगे चलते हैं तो इसी के साथ
एक और ज्योग्राफिकल रीएडजस्टमेंट 1960 में हुआ, किन्नौर को मर्ज किया गया चीनी तहसील और रामपुर के 14 गांवों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया, वो किन्नौर के रूप में। किन्नौर came into existence as the 6th district of हिमाचल प्रदेश। अब आगे चलते हुए इस चीज को देखते हैं कि जिस समय एक टेरिटोरियल काउंसिल बना था, तो आपको ध्यान होगा पहले विधानसभा था, विधानसभा से हम टेरिटोरियल काउंसिल की तरफ मूव करते हैं। तो एक तरीके से ये सिस्टम लोकतांत्रिकरण से सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव किया है। ये एक लोकतांत्रिक सिस्टम था, जनता के नुमाइंदे थे, बट यहां पर टेरिटोरियल काउंसिल में उतनी पावर्स नहीं थी, तो हम वी वर मूविंग टुवर्ड्स अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसको काफी ज्यादा अपोज किया उस समय जितने भी प्रजामंडल के लीडर्स, जो कि बाद में हमारे पास फ्रीडम फाइट प्रजामंडल के लीडर्स जो कि बाद में हमारी पॉलिटिकल उसमें भी सामने आते हैं। डॉक्टर परमार ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम से रिजाइन कर दिया कि आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल बिकॉज इट इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसको हम बहुत समय से अपोज करते रहे। और ऑपोजिशन के बाद क्योंकि उन्होंने इस चीज को अपोज किया था, उन्होंने कहा कि मैं टेरिटोरियल काउंसिल का पार्ट नहीं बनूंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि टेरिटोरियल काउंसिल में बाद में ठाकुर करम सिंह जी आते हैं। ये डिमांड बहुत ही ज्यादा तेज रही कि हमें दोबारा से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज के लिए सारा फ्रीडम स्ट्रगल है, इसी तरीके से पूरा देश चलता है और हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में आना है। इसीलिए एक केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई डॉक्टर अशोक सेन के अंडर। अशोक सेन जी ये कहते थे कि मोर, जो उनकी रिकमेंडेशन थी कि मोर सब्जेक्ट्स बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल काउंसिल, मतलब कि टेरिटोरियल काउंसिल को ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिए जाए, ज्यादा सब्जेक्ट्स दिए जाए जिसपे कि वो काम कर सके। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज 1963 एक्ट के अंडर टेरिटोरियल काउंसिल को ही विधानसभा हिमाचल प्रदेश की बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा बना दिया गया। तो 1963 में जो टेरिटोरियल काउंसिल था उसी के सभी मेंबर्स को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेंबर्स भी बना दिया गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1956 में जब टेरिटोरियल काउंसिल बनी, उसका टेन्योर 1962 तक था। 1962 में जब दोबारा से इलेक्शंस होते हैं तो उस समय एक बहुत बड़ा विंग ये चाहता था कि डॉक्टर परमार दोबारा से टेरिटोरियल काउंसिल के पार्ट बने, क्योंकि डॉक्टर परमार का जो एक्सपर्टीज है या उनका एक्सपीरियंस है उस चीज का हमें फायदा मिले। बट परमार साहब ने ये चीज मना की कि मैं टेरिटोरियल काउंसिल का पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। 1963 में इलेक्शंस होते हैं टेरिटोरियल काउंसिल के बाद, जब 1963 में उसे विधानसभा बनाया जाता है, तो उस समय डॉक्टर परमार विधानसभा के पार्ट नहीं थे। और संगड़ा से जो टेरिटोरियल काउंसिल के मेंबर थे, जिनका नाम था ठाकुर हितेंद्र सिंह, वो रिजाइन करते हैं इन फेवर ऑफ डॉक्टर परमार। एंड अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1963 के अकॉर्डिंगली टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा बना दिया गया, तो ठाकुर हितेंद्र सिंह के रिजाइन करने के बाद परमार साहब दोबारा से विधानसभा के पार्ट बनते हैं और उसके बाद उन्हें दोबारा से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है दूसरे टेन्योर के लिए। डॉक्टर परमार दोबारा से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 1963 में, और ठाकुर करम सिंह जी और हरिदास जी दोनों ही मंत्रिमंडल का पार्ट बनते हैं। इसके साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन चलती है, हुकुम सिंह कमेटी एक बनती है। हुकुम सिंह कमेटी वाज आल्सो, हुकुम सिंह जी लोकसभा के स्पीकर भी रहे इससे पहले, और हुकुम सिंह कमेटी के अकॉर्डिंगली पंजाब की बाउंड्री कमीशन जो बनाया गया, पंजाब को रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात की गई। हुकुम सिंह कमेटी ने यह कहा कि पंजाब को 2 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाए, एक हरियाणा, दूसरा पंजाब, और जो भी पंजाब हिल्स के एरिया हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाए। तो इसीलिए 1965 में जब ये कमेटी की रिपोर्ट्स आती है, इसके बाद हिल एरियाज ऑफ पंजाब वर ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश ऑन 1 नवंबर 1966, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश एक विशाल हिमाचल प्रदेश जो है वो
1 नवंबर 1966 को बनता है। पंजाब हिल्स के कुछ एरियाज जिनको, जो कि कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला, 4 जिले जो हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए, पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जो आज हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, और 10 जिले, जो 4 जिले पहले थे, उसके बाद बिलासपुर और किन्नौर को मर्ज करने के बाद 6 जिले बने। 6 जिलों में 4 जिलों को मर्ज करके 10 जिले या 10 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमारे पास बनाई गई। इसी के साथ जितने भी लोग मर्ज्ड एरिया से, जो न्यूली मर्ज्ड एरियाज थे, उन मर्ज्ड एरियाज से पंजाब की विधानसभा के पार्ट थे, उनको वहां से ट्रांसफर करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का पार्ट बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का पार्ट बना दिया गया। और उन मर्ज्ड एरियाज के मेंबर्स में से 2 लोगों को, लालचंद प्रार्थी जी और कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह जी को, परमार साहब के कैबिनेट में भी जगह मिली। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। एक पूर्ण राजत्व की डिमांड प्रदेश में चलती रही, जिसको कि सामने केंद्र सरकार के सामने पेश किया गया, और अल्टीमेटली चिरंजी लाल वर्मा जी ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस किया 1970 में, और उस प्राइवेट मेंबर्स बिल को अल्टीमेटली पास किया गया। हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राजत्व का दर्जा मिला 1971 में। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश के 18वें राज्य के रूप में सामने आता है। पूर्ण राजत्व का दर्जा मिला, हम एक फुल फ्लेज स्टेट बने, हमारा जो विधानसभा है वो पूरी फंक्शनल हो गई, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इससे पहले थे उन सभी को चेंज करके अब हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गए। बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, हिमाचल प्रदेश बिकेम द 18th स्टेट। 25th January 1971 is also known as the 25th January is also known as the statehood day, पूर्ण राजत्व दिवस। और एस चक्रवर्ती जी हमारे प्रदेश के पहले गवर्नर भी थे। आखिर में इसके बाद एक और ज्योग्राफिकल रीएडजस्टमेंट होता है 1972 में। जो 10 जिले थे, उन 10 जिलों में से 2 जिलों को, एक कांगड़ा और महासू और शिमला को, इनको दोबारा से ज्योग्राफिकली रीएडजस्ट किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाए। कांगड़ा जिला से कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना बनाया गया, और महासू और शिमला को मर्ज करके उनसे 2 जिले बनाए गए जिनका नाम है शिमला और सोलन। अल्टीमेटली जो जिलों की संख्या है वो 10 से 12 हो गई, जो कि आज प्रदेश की जिलों की संख्या भी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने कवर की थी। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने कवर की थी। आशा करते हैं ये चीज आपके लिए जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी, और इसी तरीके के और कुछ एजुकेशनल वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे।